जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस समय इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जहां पर अब ये लगभग लगभग कंफर्म होता दिख रहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए हमें बहुत जल्दी कोई इम्पोर्टेड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिल सकता है। उसके पीछे की बहुत सारी वजह हैं और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से आई है उसको देखकर कहीं ना कहीं संदेह हमारा और भी ज़्यादा प्रबल होता जा रहा है। अराउंड 2025 से ही हमें ये आशंका हो गई थी कि हमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये कंफर्म नहीं था कि वो कौन होने वाला है, क्योंकि उस समय तक जो स्पष्ट ऑफर है वो ना तो रशिया ने दिए थे और ना ही अमेरिका ने। इनफैक्ट अमेरिका ने अभी भी भारत को फॉर्मल प्रपोजल नहीं दिया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी F-35 का सफ़र ख़त्म हो चुका है और Su-57 वो एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय वायुसेना के कलर्स में हमें देखने को मिलेगा। और इसी बीच जो प्रपोजल है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए रशिया ने अपने प्रस्ताव को एक लेवल और ऊपर बढ़ा दिया है। रशिया ने भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज को और मजबूत करते हुए भारतीय वायुसेना के लिए जो Su-57E वेरिएंट है ये तो प्रपोज किया ही किया है। इसके साथ जो सुखोई S-70 ऑक्निक बी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है या S-70 ड्रोन है ये भी ऑफर कर दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि रशिया Su-57E के साथ भारत को S-70 ड्रोन का जो एक्सेस है ये भी देने वाला है। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो रशिया की साइड ने ये भी इंडिकेट किया है कि भारत का जो ऑर्डर होगा उसमें ओकनिक बी ड्रोन भी शामिल होगा और ये भारत के जो डीप स्ट्राइक मिशन है उसमें भारत की काफ़ी मदद कर सकता है। Su-57E रशिया के Su-57 फैलन का ही एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है जो कि ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और ये बनाया तो एज एन एयर सुपीरियरिटी फाइटर गया था, लेकिन ये प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस को भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल में भी यूज़ किया जा सकता है। और इसमें हमें एडवांस स्टेल्थ और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, एक एडवांस एसर रडार देखने को मिलता है और ये अपने वेस्टर्न कंपेटिटर्स की तुलना में कुछ मामलों में ज़्यादा एडवांस है। हालांकि जब बात स्टेल्थ की आती है तो वहाँ पर अभी भी F-35 का कोई सानी नहीं है। F-35 वहाँ पर एक पैरामीटर के तौर पर खड़ा है स्टेल्थ को लेकर। लेकिन रूस के साथ एडवांटेज ये है कि भारत ऑलरेडी दशकों से रशियन फाइटर्स को ऑपरेट करता रहा है और भारत के पास एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको बनाने और इनको मेंटेन करने के लिए, और इसीलिए Su-57 का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। और जब से रशिया ने ये चीज़ भी कह दी है कि Su-57 विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोर्स कोड भारत में बनाए जाएंगे, तो फिर यहाँ पर मामला लगभग लगभग एक तरफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के F-35 के साथ इतनी स्वतंत्रता तो भारत को नहीं मिलने वाली जितना हमें Su-57 फैलन के साथ देखने को मिल रही है। और रही बात S-70 ओकनिक बी की, तो ये ड्रोन हमें Su-57 के साथ ही देखने को मिलेगा। ये एक हैवी यूकैव है जिसको सुखोई कॉरपोरेशन की तरफ से विकसित किया गया है और ये Su-57 के लिए एक लॉयल विंग मैन का काम करता है। और खासकर जब बात हाई रिस्क मिशन की होती है तो वहाँ पर इस प्रकार के जो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। ये मुख्यतः आपको फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर बेस्ड दिखाई पड़ेगा। फ्लाइंग विंग डिज़ाइन वही डिज़ाइन है जो आपको B-2 बॉम्बर में देखने को मिलती है। ओकनिक की जहाँ तक बात रही तो ये कंपोजिट मटेरियल्स और स्टेल्थ कोटिंग को इनकॉर्पोरेट करता है, जिसके चलते इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और इसको रडार पर पकड़ पाना अपने आप में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यही चीज़ इसकी जो बैटल सर्वाइबिलिटी है कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट में उसको काफ़ी इन्हांस कर देता है। अब अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 20 टन का है और इसका जो विंग स्पैन है ये 65 फीट का है, यानी तकरीबन 20 मीटर्स का। और ये जो ड्रोन है ये AL-31 इंजन से पावर्ड है जो कि हमें Su-27 और Su-30 MKI में देखने को मिलता है, यानी ये ड्रोन बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि आने वाले भविष्य में इसको और इंजन अपग्रेड जो है वो मिलने वाला है। अब क्योंकि ये इंजन भारत ऑलरेडी बना रहा है और इसको मेंटेन कर रहा है तो भारत के लिए इसको मेंटेन करना, इसकी रख रखाव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है और जो कॉमनैलिटी फैक्टर है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। ओकनिक बी की जहाँ तक बात रही तो ये बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि ये 2.8 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है और इसमें प्रेसिजन कैरियर म्यूनिशन के साथ साथ ये ISR मिशन भी एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक कर सकता है और जो दूसरे मिशन है वो भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। और क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ममटी की ये हमें देखने को मिल जाती है, यानी मैन अनमैन टीमिंग की, तो इसको सुखोई 57 से भी ऑपरेट किया जा सकता है और
वेल कोऑर्डिनेटेड जो डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस हैं और एनिमी के जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको ये काफ़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इस ड्रेन की जो रिपोर्टेड रेंज है वो तकरीबन 6 किलोमीटर की है, जो कि इसके स्टेल्थ और एंड्योरेंस का एक प्रमाण है। और ये एक आइडियल कह सकते हैं कंटेंडर बन जाता है भारत के रिक्वायरमेंट को देखते हुए। रशिया के ऑफर ऐसे समय पर आए हैं जब भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया है और भारत के ड्रोन ने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई हैं। और अब रशिया का कहना है कि अगर भारत इस प्रकार के ड्रोन को एक्वायर कर लेता है तो भविष्य के जो मिशन है वो और भी ज़्यादा आसानी से पूरे किए जा सकेंगे और भारत को इसका क्लियर एडवांटेज मिलेगा। आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर तब हुआ था जब जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में 26 टूरिस्ट को उनके धर्म को पूछकर मारा गया था और भारत ने फिर उसके जवाब में पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं, पाकिस्तानी वायुसेना के एयर बेसिस हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया, जहां पर पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस हिट किए गए थे। तकरीबन उनके 6 से 8 फाइटर जेट्स मार गिराए गए और उनमें तकरीबन 2 साब जो 2000 एवैक एयरक्राफ्ट है ये भी मार गिराया गया और मल्टीपल चाइनीज़ मेड ड्रोन्स जो हैं और तुर्किश ड्रोन्स जो हैं ये भारत की तरफ से यहाँ पर मार गिराए गए। और अब क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आप एक जनरेशन ऊपर के फाइटर जेट की तरफ जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अचानक से राफेल को लेकर बातचीत क्यों खत्म हो गई? क्या राफेल से भारतीय वायुसेना का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है? देखिए, राफेल निसंदेह बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी दावे आए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तो फ्रांस ने भी, डसॉल्ट एविएशन ने भी पाकिस्तान के दावों को निराधार बता दिया और काफ़ी बेवकूफ़ाना बता दिया। दरअसल यहाँ पर बात यह है कि कल पाकिस्तान की मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई, कल ही नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं और हमें पता भी है कि आज नहीं तो कल तुर्की या चाइना पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर दे देंगे। और पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर देने का सिर्फ एक ही मकसद है, उनको भी पता है कि पाकिस्तान इसका यूज़ जो है ये आतंकवादियों के खिलाफ तो नहीं करेगा, दरअसल इसका यूज़ होगा भारत के खिलाफ। भारत के रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि राफेल तभी तक अपने डोमिनेंस को बना पा रहा है जब तक इस पूरे इलाके में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप एयरक्राफ्ट नहीं आ जाते। जब ये एयरक्राफ्ट आ जाएंगे तो राफेल के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। और क्योंकि अब हमें पता है कि हमारा एडवर्सरी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को देख रहा है और आज नहीं तो कल उसको मिल जाना है, तो हमें उसका माकूल जवाब देने के लिए उसके टक्कर का और उससे ऊंचा प्लेटफॉर्म चाहिए और वो यहाँ पर स्टेल्थ फाइटर ही होने वाले हैं। यानी कि अगर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करने की नौबत आ ही गई है तो भारत का अब प्राइमरी फोकस स्टेल्थ फाइटर होने चाहिए, न कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट। क्योंकि जब बात MRFA की थी तब तक राफेल के बारे में चीज़ें समझ में आ रही थी कि हम बड़ी संख्या में खरीदने वाले हैं, लेकिन तत्काल समाधान के लिए अगर हम ले रहे हैं तो हमें Su-57 से बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता। और रूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर नंबर 50 के ऊपर जाते हैं तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत के नासिक प्लांट पे की जाएगी, जहाँ पर 70% इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ 30% मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। और विद सोर्स कोड अगर ये एयरक्राफ्ट ऑफर किए जा रहे हैं तो भारत के लिए ये फिर सोने में सुहागा वाली बात होने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।